ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था जब मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पर पार्टी में वेरोनिका से मिला था। हमने बियर पोंग टीम के रूप में तुरंत संपर्क कर लिया, इसलिए उसने मुझे अपना स्नैपचैट दिया। पहले ये कैजुअल था, ज़्यादातर मीम्स, और उस समय हम जो कुछ भी कर रहे थे उसकी वीडियो और उसके ऊपर अजीब फिल्टर थे। जैसे मैंने वेरोनिका को नाश्ता बनाते हुए अपनी एक तस्वीर भेजी और फिर मैंने चेहरे पर एक साइडेलिक लेंस लगा दिया जिससे मैं हिप्पी जैसा दिखने लगा। लगभग एक हफ्ते बाद वेरोनिका ने मुझे फ्लर्ट वाली तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। बस वीडियो के अंत में मुझे किस करने या दिल वाले इमोजी का फिल्टर उपयोग करने जैसी बातें। मैं उसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि वेरोनिका बहुत खूबसूरत थी, काले बाल, गहरी आंखें और वो बहुत स्लिम थी। बैकग्राउंड में चेहरा देखने से पहले हमने शायद एक दूसरे के साथ 100 से ज्यादा पिक्चर्स शेयर की थी। जब मुझे ये तस्वीर मिली, हे ट्रॉय, तुम मेरे न्यू इयरिंग्स के बारे में क्या सोचते हो? वेरोनिका ने एक वीडियो में पूछा। वो अपने किचन के टेबल पर किसी प्रकार का पायरेट फिल्टर लगाकर बैठी थी और उसने एक बड़ी नकली सोने की बालियां और साथ ही एक आंख का पैच भी लगाया हुआ था। जैसे ही स्नैप खत्म हो रहा था, वीडियो के बैकग्राउंड में किचन के अंत में छायादार तरीके से कुछ था। इससे पहले कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले पाता, वो परछाई गायब हो गई। खराब रोशनी और फिल्टर के कारण मेरे लिए यह बताना मुश्किल था कि बैकग्राउंड में ये क्या था, लेकिन ये दीवार पर किसी चेहरे जैसा दिख रहा था। चेहरा बदसूरत था, बूढ़ा था, लेकिन काले होने के कारण विस्तार से पहचानना मुश्किल था। ये एक आदमी था, पूरी तरह से गंजा, मोटा, कठोर नैन नक्श और आंखें जो बिल्कुल आपके जैसी दिखती थी। उसका मुंह बंद कर दिया गया था। मैंने वेरोनिका को इसके बारे में बताने के लिए उसे मैसेज किया। हे, क्या तुमने हाल ही में अपने किचन में एक डरावना पिक्चर प्लेस किया है? मैंने पूछा। नहीं तो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने उसे LOL वाला गिफ भेजा। वेरोनिका ने मुझे फिर रिप्लाई किया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसने मुझे अपने किचन का वीडियो भेजा। तुम अजीब हो लेकिन क्यूट हो। मुझे लगा कि मेरी रगों में खून ठंडा हो गया है। वेरोनिका के स्नैप ने मुझे वो दीवार दिखाई जहां मुझे लगा कि मैंने उस आदमी का चित्र देखा है, लेकिन पेंटिंग की बजाय एक खिड़की थी। हे, मैं अब सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है? मैंने उससे कहा। मुझे लगता है कि एक आदमी तुम्हारी किचन की खिड़की से अंदर देख रहा है। वेरोनिका अपने जवाब में घबराई हुई और थोड़ी गुस्से में दिखी। उसने किसी भी फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रॉय, अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे डराने की कोशिश मत करो। इस लेटेस्ट वीडियो में वेरोनिका अपने लिविंग रूम में घूम रही थी। उसके सारे पर्दे खुले हुए थे और मैं उसके घर के चारों ओर रात का आसमान साफ देख सकता था। मैंने उसके आंगन के बाहर एक परछाई भी देखी। इस बार मैं वीडियो के अंत का स्क्रीनशॉट लेने में काफी तेज था और मैंने इसे वेरोनिका को वापस भेज दिया। उसने लिखा, ठीक है, अब मैं थोड़ी घबरा रही हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मैं कुछ समय से उसके इनविटेशन की आशा कर रहा था, लेकिन ऐसे नहीं। इससे पहले कि मैं उसे जवाब दे पाता, मुझे एक नोटिफिकेशन मिली कि उसने एक वीडियो भेजा है और स्पष्ट रूप से घबराई हुई वेरोनिका को अपने हॉलवे से नीचे भागते हुए देखा। ट्रॉय, मैंने बाहर किसी को देखा। वे सामने विलो पेड़ के बीच लंगड़ाते हुए घर के चारों ओर घूमने लगे। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ 2 लोग हों। मैंने उससे वापस बातचीत की। हे, यहाँ मेरा फेस टाइम है, मुझे कॉल करो और मैं तुम्हारे साथ ऑनलाइन रहूँगा। कुछ क्षण बाद उसने अपने बेडरूम से फ़ोन किया। लाइटें बंद थीं और मैं स्क्रीन की चमक से देख सकता था कि वेरोनिका रो रही थी। मेरे बेडरूम के बाहर कोई है, उसने कहा। मैंने उन्हें खिड़की खोलने की कोशिश करते हुए सुना। ट्रॉय, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। कोई वेरोनिका के सामने वाले दरवाजे को इतने जोर से मार रहा था कि खिड़की हिल गई। पूरे रास्ते उसके बेडरूम में मैंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। वो क्या कर रहे थे ये बताना अस्पष्ट और असंभव था। एक क्षण के बाद खड़खड़ाहट की आवाज बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। तभी वेरोनिका चिल्लाई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता कि क्या गलत था,
उसने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना कैमरा घुमाया। एक आदमी अंदर देख रहा था। वो आदमी जिसे मैंने उसकी किचन की खिड़की में देखा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी ठुड्डी और गालों पर खून की धारियां साफ दिख रही थी। वेरोनिका ने पर्दे बंद कर दिए और हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर दिया। हे सुनो, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। छुपी रहो। अपने बेडरूम के दरवाजे पर बैरिकेड लगाओ। खिड़की पर कोई भारी चीज लगा दो। मुझे तुम्हारे इस कॉल को काटना होगा। नहीं, प्लीज। वो जोर से सांस लेते हुए फुसफुसाई। मुझे अकेला मत छोड़ो, बस 1 मिनट के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हें 911 पर कॉल करने की जरूरत है। मैं भी उन्हें कॉल करूंगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम वहां पहुंच सके। प्लीज जल्दी करो। वेरोनिका ने फोन रख दिया और मुझे तुरंत एक चैट नोटिफिकेशन मिला। जब मैं 911 से जुड़ा तो मैं अपने जूते और जैकेट पहन रहा था और दरवाजे से बाहर निकल रहा था। डिस्पैचर ने पुष्टि की कि वो पहले से ही वेरोनिका के साथ लाइन पर थे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल से बात कर रही थी। मैंने उसे फेस टाइमिंग के बजाय एक वीडियो भेजा। हे, मैं रास्ते पर हूँ, पुलिस वहाँ पहुँचती होगी, सब कुछ ठीक होगा, मैंने अपने वैन में चढ़ते हुए कहा। पुलिस वेरोनिका के पास पहले पहुँच गई। जब मैं उसके रास्ते में घुसा तो सड़क के किनारे 2 स्क्वाड कारें खड़ी थी। सामने आंगन में एक मरा हुआ आदमी भी पड़ा हुआ था। वो घास में आधे मुंह पड़ा हुआ था। एक कुल्हाड़ी अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी में घुसी हुई थी। जैसे ही मैं करीब गया मैंने देखा कि वो आदमी कंचा था और बहुत पीला था। एक ऑफिसर लाश के पास खड़ा था, उसके रेडियो पर बात कर रहा था और 2 अन्य ऑफिसर घर के सामने बरामदे में वेरोनिका को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ऑफिसर ने मुझे रोकने के लिए एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वेरोनिका ने मेरे दृष्टिकोण को देख लिया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ गई। वो मेरी बाहों में कूद गई और मुझे कसकर गले लगा लिया और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। मैंने उसे वापस गले लगा लिया। मैंने पहले पुलिस वाले को उसके चेहरे पर रोशनी डालने के लिए झुकते देखा। लाश निश्चित रूप से वो आदमी था जिसे मैंने वेरोनिका की खिड़की में झांकते हुए देखा था। मुझे पहले डाउट हुआ कि वेरोनिका थोड़ी बहादुर बन गई और उसने इसके पीठ में कुल्हाड़ी घोंप दी, लेकिन नहीं। लेकिन उसे मारा किसने? जवाब तब क्लियर हो गया जब एक पुलिस की गाड़ी आ गई, लेकिन वो वेरोनिका के घर पर नहीं रुकी बल्कि 3 घर से दूर रुकी। जब मैं आखिरकार वेरोनिका को शांत करने में सफल हो गया तो मैंने सड़क पर चलते समय एक पैरामेडिक को उसके घर पर नजर डालने दी। इस बार पुलिस वाले ने मुझे यार्ड के किनारे पर रोक दिया। एक पुलिस ऑफिसर घर के आसपास येलो और ब्लैक टेप लगा रहा था जिस पर लिखा था कि अंदर प्रवेश ना करें। इससे पहले कि वो मुझे दूर हटाते मैं लिविंग रूम के फर्श पर एक महिला के शव को देख सकता था। बाकी कहानी उस हफ्ते के अखबार में छपी। वेरोनिका के पड़ोसी एक अधेड़ उम्र के कपल जो अभी अभी यहाँ आए थे, उसी रात बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन पति भागने में सफल रहा और मदद मांगने के लिए अगले दरवाजे पर चला गया। वो परिवार छुट्टियों पर था, इसलिए वो वेरोनिका के घर चला गया और हत्यारे के पीछा करने की आशंका से वो खुद को बचाने के लिए आंगन में रेंगता रहा। उस आदमी ने शायद पहले चुपचाप वेरोनिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और फिर उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तभी हत्यारे ने उसे पकड़ लिया होगा और उसके रीढ़ में कुल्हाड़ी घोंप दी होगी और उसे मार दिया होगा, जबकि वो आदमी यार्ड में भागने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि वेरोनिका दरवाजा ना खोलने के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को 2 के बजाय 3 शव मिले। ये बात करीब 1 महीने पहले की है, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रही कि मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। लेकिन चूंकि 1 महीना हो गया है और दोबारा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे शेयर करूंगी। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, इसलिए अगर मैं थोड़ी अजीब लगूं तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं बल्गेरिया की 22 साल की लड़की हूं
और दूसरे शहर में आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं क्रिसमस की छुट्टियों के लिए अपने माता पिता के घर वापस आई थी और ये नए साल के थोड़ी देर बाद हुआ था। मेरे माता पिता का घर एक बड़े शहर के पास एक छोटे से गांव में है जहां मैं पली बढ़ी हूँ। हम गांव में आ गए और अब 2 मंजिला घर में रहते हैं। मैं एक रात अपने कमरे में बैठी थी और रेड हॉरर टेल्स की कुछ डरावनी स्टोरीज को देख रही थी। आमतौर पर ये मेरी फेवरेट चीज है। लगभग 2 बज रहे थे और मैं एक डरावनी कहानी में डूबी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि जल्द ही मैं एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। इसकी शुरुआत मुझे स्नैपचैट के एक नोटिफिकेशन से मिलने से हुई और वो नोटिफिकेशन ये था कि किसी ने मुझे ऐड किया है। मैं कुछ कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे खोला और देखा कि लैपी 789 यूजर नेम वाले किसी व्यक्ति ने मुझे अपने फ्रेंड के रूप में ऐड किया था। अब मैं समझाना चाहती हूँ कि ये अजीब क्यों है। मैं स्नैपचैट का बहुत कम यूज करती हूँ, बिना किसी कारण के ये मेरे फोन पर है। मेरे किसी भी फ्रेंड ने इसका यूज नहीं किया क्योंकि जब से इंस्टाग्राम आया है हम इसे कम ही यूज करते हैं। स्नैपचैट पर मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं और इनमें से कोई भी इस पर एक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं जानती थी और मेरे पास इस पर अपना लोकेशन या बिटमोजी या इसे जो कुछ भी कहा जाता है वो भी नहीं है जिसे मैं दे सकूं। मेरे आसपास की लोकेशन या मेरा यूजर नेम, मैं ये भी नहीं जानती कि वो चीज़ क्या करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जिज्ञासावश मैंने लैपी 789 को ऐड किया और ये देखने के लिए उसकी प्रोफाइल खोली कि क्या उसकी प्रोफाइल पर कुछ फोटोज या कुछ है जिसके बारे में मैं इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जान सकूं। उसके स्नैपचैट स्कोर के अलावा कुछ भी नहीं था, जो लगभग 7 था। मैंने अपना फोन डेस्क पर रखा और वीडियो को रिवाइंड करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं वीडियो पर वापस जाने के लिए तैयार हुई, मुझे एक नोटिफिकेशन मिला। ये फिर से लैपी 789 से था और इस बार ये एक फोटो थी। मैंने इसे खोला, एक घास की तस्वीर थी। मैं ये सब देखती रही, भ्रमित हुई और फिर टाइप किया, ये क्या है, तुम हो कौन? लैपी 789 ने इसे रिसीव किया, इसे रीड किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस पॉइंट पर मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछना शुरू किया कि क्या ये उनमें से कोई एक था या उन्होंने मेरा यूजर नेम किसी और को दिया, लेकिन उन सभी ने नहीं कहा। कुछ सेकंड्स बाद एक फोटो आई और अब ये एक लाल टाइल की तस्वीर दिखने वाली तस्वीर थी और अब ये एक लाल टाइल की तरह दिखने वाली तस्वीर थी। हे, ये फनी नहीं है, तुम आखिर हो कौन? लैपी 789 ने मेरा मैसेज देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा स्नैप आया और मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना शुरू करने के लिए तैयार थी। ये एक छोटे दरवाजे के हैंडल की तरह दिखने वाली एक तस्वीर थी, लेकिन मैं इसे अधिक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख सकी। जब आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया तो मैं करीब से देखने के लिए तीसरे स्नैप पर वापस गई। इस बार मेरे माथे पर से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये दरवाजे का हैंडल मेरे बैकयार्ड का था। इस पॉइंट पर मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ कि ये व्यक्ति मेरे बैकयार्ड से मुझे स्नैप्स भेज रहा था और वैसे किसी के लिए हमारे बैकयार्ड तक पहुँचना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास ऊंची फेंसेस हैं। अगर कोई यहाँ अंदर आएगा तो उसे समय लेना होगा और फेंस पर चढ़ने का संभावित रास्ता खोजने के लिए अपने आसपास की जगह का निरीक्षण करना होगा। अंधेरे में ये और भी मुश्किल होता है। मैं पूरी तरह से डरी हुई थी और कुछ क्षणों तक मुझे नहीं पता कि क्या करना है। फिर मैं अपनी डेस्क पर खड़ी हुई और सभी लाइटें बंद करने के लिए दौड़ी। जैसे ही मेरे कमरे में अंधेरा हो गया, मैंने बैकयार्ड को देखने के लिए अपनी खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा। बहुत बादल थे और अंधेरी रात थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख सकी। चौथा स्नैप आया। जब मैंने स्नैप खोला तो मैं डर के मारे चिल्ला उठी। ये मेरी खिड़की के शेड का जूम किया हुआ स्नैप था जिसमें वो मुझे बाहर से देखते हुए देख सकता था। मैं अपने कमरे से बाहर भागी। समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने क्या करूं। किसी अजीब कारण से मैं अपने डैड को जगाकर ये नहीं बताना चाहती थी कि क्या हो रहा है। मेरी माँ नीचे सोफे पर सो रही थी और मैं ऊपर थी। मैंने ये पता लगाने की कोशिश की
कि अपने माता पिता को जगाए बिना हमारी छत पर अत्यधिक तेज और कर्कश आवाज वाला दरवाजे को कैसे खोला जाए। भले ही मैं डरी हुई थी, फिर भी मैं उस घुसपैठियों को ढूंढना चाहती थी जो मेरे साथ ये सब मजाक कर रहा था। मैं लगभग 30 सेकंड तक दरवाजे से जुड़ती रही, लेकिन मैं इसे चुपचाप खोलने में कामयाब रही और ध्यान से देखने के लिए बाहर निकली। मैंने देखने की कोशिश की और मैंने देखा, जितना हो सके नीचे रहने की कोशिश की, लेकिन मैं बैकयार्ड में छुपे किसी को नहीं देख सकी। मैं टेरेस से नीचे आ रही थी जब मुझे एक स्नैप मिला। जब मैंने लैपी 789 द्वारा भेजा गया उस स्नैप को खोला तो मेरा खून ठंडा हो गया। उस पिक्चर में मेरी मॉम की सोती हुई तस्वीर थी। वो सोफे पर सो रही थी। वो तस्वीर मेरे घर के अंदर से ली गई थी। वो घटिया इंसान मेरे घर के अंदर था। मैं हैरान और भयभीत थी। मैं पूरी घबराहट के साथ नीचे की ओर भागी। पापा, पापा, हमारे घर के अंदर कोई घुस आया है। पापा, पुलिस को बुलाओ। जैसे ही मैं चिल्लाते हुए नीचे आई, मेरी माँ जाग गई और उन्होंने देखा कि हमारा मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हम उस रात मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गए थे और मेरी माँ दरवाजा खुला होने के बारे में जाने बिना ही सोफे पर बेहोश हो गई। मेरे डैड कमरे से बाहर आए और मैंने उन्हें फोटोज दिखाते हुए सब कुछ बताया। मैं और मेरी माँ दोनों हाइपर वेंटिलेट हो रहे थे। मेरे डैड ने पुलिस को बुलाया और अपनी बंदूक लेकर इलाके की छानबीन करने के लिए बाहर चले गए। हर जगह जांच करने के बाद मेरे डैड वापस अंदर आ गए और कहा कि उन्हें कोई नहीं मिला। पुलिस आई और उन्होंने भी पड़ोसियों और हमसे पूरी घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन मामले पर कोई सुराग नहीं लगा। मैं उस रात मुश्किल से सो सकी। हर 5 सेकंड्स में मैं इस अनजान अकाउंट से नए स्नैप्स की जांच करती रही, लेकिन लैपी 789 चला गया था। अगर लैपी 789 चला जाता तो मुझे राहत मिलती, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं गया। जब मैं उठी, मुझे उसी अकाउंट से एक खौफनाक टेक्स्ट मिला। इसमें लिखा था, तुम्हें सोते हुए देखकर अच्छा लगा। मैं जल्द ही तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। अलविदा। मैंने तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने सभी दोस्तों को मैसेज भेजा और कॉल किया। उनसे कबूल करने का आग्रह किया क्या उनमें से ये कोई व्यक्ति था, लेकिन उन सभी ने कहा कि वे ये नहीं थे। हमने उस अकाउंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें जल्द ही पता लगा कि उसने इसे डीएक्टिवेट कर दिया है। अब लैपी 789 नाम का कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने स्नैपचैट को डिलीट कर दिया और ठान लिया कि मैं दोबारा कभी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगले दिन मैं चारों ओर देखने के लिए बाहर गई कि क्या उस आदमी ने पीछे कुछ छोड़ा है, और मैंने एक छोटे से कीचड़ वाले स्थान पर पैरों के निशान देखे। मेरे डैड को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घुसपैठिए के पैर के निशान थे। उनका मानना यह था कि ये शायद हम में से किसी पैर के निशान थे। आज तक मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैंने अपने जानने वाले सभी लोगों से पूछा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे अब भी आश्चर्य है कि उसके इरादे क्या थे। क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? उसे मेरा स्नैपचैट यूजर नेम किसने दिया? मुझे इस बारे में अब भी पता नहीं लगा। मैं बस आशा करती हूँ कि मुझे फिर कभी उससे निपटना ना पड़े। ये 2016 के उस तरह के हत्यारे जोकर चरण के दौरान हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं, लेकिन अगर आप उस दौरान अमेरिका में थे तो इस बात की अच्छे से संभावना है कि आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 2016 में ये बीमार प्रवृत्ति जहाँ लोग जोकर के रूप में तैयार होते थे और लोगों को डराते थे, क्योंकि पूरी घटना से कुछ सबसे डरावनी कहानियां भी आईं। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसने मुझे वास्तव में कभी परेशान नहीं किया। अब मुझे लगता है कि यह ध्यान देना जरूरी है कि मैं हाल ही में शिफ्ट हुआ था और इसी वजह से मैंने एक नई हाई स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। मेरे स्नैपचैट यूजर नेम के बारे में खबर पूरे स्कूल में फैल गई, क्योंकि स्कूल से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐड हो रहे थे। मैंने अपने यूजर नेम बहुत से लोगों को दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये इतना अजीब था। मैंने बस उन सभी को वापस ऐड कर लिया जिन्होंने मुझे ऐड किया था। मुझे याद है कि वो शुक्रवार का दिन था। मैं स्कूल से वापस आया ही था और रात के 8 बज रहे थे। मेरी इतने देर तक रुकने का कारण ये था कि उसी रात स्कूल में वॉलीबॉल के ट्रायल्स चल रहे थे और मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था। मुझे याद है जब मैं घर पहुंचा तो मैं कुछ खा रहा था
तभी मेरी कजिन का मैसेज आया और उसने पूछा कि क्या वो आ सकती है। बेशक, मैंने हाँ कहा, क्योंकि आखिरकार वो शुक्रवार था और लगभग 1 घंटे तक हमने लिविंग रूम में नेटफ्लिक्स देखा। इस पॉइंट पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब मैंने मजाक में अपने कजिन से उसके ठीक पीछे वाली खिड़की से बाहर देखने को कहा था। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मजाक करते थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे। हालांकि इस बार जब उसने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा कि उसने सच में वहां किसी को देखा है। मैंने बस यही सोचा कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और इसके बारे में लगभग भूल गई थी। ऐसा लगभग 1 घंटे के बाद हुआ जब अचानक मेरा डॉग उछलकर सामने के दरवाजे की ओर भागा और अग्रेसिव तरीके से भौंकने लगा। मैं और मेरी कजिन एक दूसरे को देखने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा कुत्ता बेहद शांत था और वो तभी भौंकता था जब उसे खतरा महसूस होता था। इसने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने कई महीनों से उसे भौंकते हुए नहीं सुना था। मैंने सोचा कि संभव हो सकता है कि उसने टीवी या किसी चीज पर शोर सुना होगा, लेकिन हम जो फिल्म देख रहे थे वो लगभग 30 मिनट पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार लगभग 1 बजे मैंने और मेरी कजिन ने ऊपर जाकर सोने का फैसला किया। यह पल मुझे आज भी पूरी तरह से याद है। मैं अपने फोन पर लेटा हुआ स्नैपचैट चेक कर रहा था। तभी मैंने स्नैप मैप खोलने का फैसला किया और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैप के अनुसार 4 अन्य लोग मेरे लोकेशन के पास ही थे। मैं देख सकता था कि 4 बिटमोजी एक दूसरे के बहुत करीब एक ग्रुप में थे। उनमें से एक मेरी कजिन थी, लेकिन अन्य 3 कोई और अनजान लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगा कि कौन मेरे इतना करीब होगा। मैंने उन सभी की प्रोफाइल्स देखी, लेकिन मुझे उनमें से किसी को भी ऐड करना याद नहीं है। मुझे पता था कि किसी भी पॉइंट पर मुझे इसका एहसास हुए बिना ही ऐसा हो गया होगा। मैंने इसके बारे में अपनी कजिन को बताया और हम जांच करने के लिए नीचे गए और सुनिश्चित किया कि सभी दरवाजे बंद हैं। जिस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए था वो ये है कि दिन में ज्यादातर बर्फ गिर रही थी और जैसे ही हमने दरवाजे की जांच की, हम ताज़ा पैरों के निशान देखने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे पता चला कि लोग प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहे हैं। जब मैंने स्नैप मैप चेक किया तो पता चला कि 3 लोगों के स्थान आखिरी बार 1 घंटे पहले देखे गए थे और 1 घंटे पहले की बात है जब मेरे कुत्ते ने बिना किसी कारण से सामने वाले दरवाजे पर पूरी तरह से भौंकना शुरू कर दिया था। जितना ज्यादा मैंने हर चीज के बारे में सोचा, उतना ही अधिक ये जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही घर की तलाशी ले ली थी और सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। इस रात घर पर केवल मैं और मेरी कजिन ही थी और हम पुलिस को फोन नहीं करना चाहते थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे घर के चारों ओर वास्तव में कई कैमरे थे और मुझे लगा कि मुझे उनकी जांच करनी चाहिए। मुझे तभी याद आने का कारण ये था कि जैसे कि मैंने कहा था, हम सभी हाल ही में घर में शिफ्ट हुए थे। हमने ये देखना शुरू किया कि पिछले कुछ घंटों में कैमरा ने क्या देखा था। अब फुटेज को देखते समय आप वास्तव में एक सेटिंग चालू कर सकते हैं ताकि ये आपको वही विकल्प दिखाए जहां गति का पता चला था। इसलिए मैंने इसे चुना और इसने गति का पता लगाने वाले कैमरों से क्लिप दर क्लिप चलाना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग सभी के कैमरे के सामने पेड़ की शाखाएं उड़ती हुई या इस तरह की सामान्य चीजें दिखाई गईं। लेकिन आखिरकार हमें कुछ अजीब लोगों की क्लिप दिखाई दी गई जिन्हें हमने अपनी प्रॉपर्टी पर पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी सिर से पांव तक जोकर की पोशाक में थे। हर किसी के हाथ में बेसबॉल का बैट था। जोकरों को एक अधिक बार घूमते हुए अधिक क्लिप दिखाई दी गई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अंदर देखने की कोशिश की, अपने हाथ खिड़कियों से सटा दिए। मैं और मेरी कजिन दोनों इस समय बिल्कुल डर गए थे और हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। हालांकि हमने नहीं सोचा था कि इससे कोई खास फायदा होगा, क्योंकि सभी क्लिप लगभग 1 घंटे पुरानी थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और प्रॉपर्टी के चारों ओर देखा और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला। निसंदेह उस समय उन्हें कोई नहीं मिला और उन्होंने बस हमें ये बताया कि वो पूरी रात आसपास की एरिया की कशत करेंगे। हम अतिक्रमण करने वाले जोकरों पर रिपोर्ट बनाएंगे और पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कुछ फुटेज और यहाँ तक कि हमारे स्थान पर मौजूद स्नैपचैट के यूजर नेम्स शामिल होंगे। मैं निश्चित रूप से सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं उनकी प्रोफाइल्स की स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं अभी भी नहीं जानता कि वे लोग